6 जून 1832 बॉम्बे। वो दिन जब आवारा कुत्तों की जान बचाने के लिए आम जनता से लेकर बिजनेसमैन तक सड़कों पर उतर आए थे। वही कुत्ते जिन्हें आज मेनेस के रूप में देखा जाता है। जानेंगे कि उस दिन में क्या इतिहास रचा और 5 ऐसे तरीके जिससे हम अपने देश में स्ट्रे डॉग मेनेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और इनमें से लास्ट मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी गलती साबित हो सकती है। अपनी रिसर्च के दौरान जहां मुझे स्ट्रे डॉग्स कैसे लोगों के लिए खतरा, सड़क पर दौड़ती मौत से लेकर आवारा कुत्तों के आतंक तक हजारों आर्टिकल, न्यूज़ कवरेजेस और डिबेट्स मिले। पर इस एक दिन की घटना जो कि 6 जून 1832 को हुई, जहां ब्रिटिश सरकार के एक फैसले के खिलाफ पारसी कम्युनिटी के लोगों ने जमकर विरोध किया था, इसके बारे में सिर्फ 8-10 आर्टिकल ही मिले, वो भी किसी न्यूज़ चैनल के नहीं बल्कि अदर वेबसाइट्स के। अब यहाँ पर 3 सवाल हैं जो आपके मन में ज़रूर उठ रहे होंगे। नंबर 1, क्या ये कोई ऐसा सच नहीं था जिसके बारे में दुनिया को, खासकर भारतीयों को पता होना चाहिए था? नंबर 2, क्यों 19वीं सेंचुरी में होने वाला सबसे पहला प्रोटेस्ट जो दंगों में बदल गया, उसके बारे में आज भी आम जनता पूरे तरीके से अनजान है? नंबर 3, हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि ये प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं बल्कि भारत का पहला एनिमल राइट्स प्रोटेस्ट था? क्या ये इसलिए क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हम हमेशा से कंपैशनेट रहे हैं और जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने का साहस हम में शुरू से था। और इतना ही नहीं, ये किस्सा ऐसे ही 160 सालों तक गुमनामी के अंधेरों में पड़ा रहा, जब तक इसे जेसी एस पल्सेटिया ने अपने एक आर्टिकल मैड डॉग्स एंड पारसीज द बॉम्बे डॉग राइट्स ऑफ 1832 को द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में पब्लिश नहीं किया था। अब सोचिए, एक ऐसा जानवर जो बिना किसी गलती के सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो सड़क पर है और उसका कोई मालिक नहीं है। यही कानून था 1813 की ब्रिटिश सरकार का, जो कि अगले 19 सालों में न जाने कितने ही बेजुबानों की जान ले चुका था। पर क्या ये सही था? क्या ऐसे कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? और 1832 में यही हुआ, जब पारसी समुदाय को इस कानून के तहत बेजुबानों पर हो रही इस दरिंदगी का सिलसिला खत्म होते नहीं दिखा, तो उन्होंने सड़कों पर आकर इसका विरोध शुरू कर दिया। ये विरोध इतना उग्र हो गया कि वो दंगों में बदल गया। बॉम्बे डॉग राइट्स ऑफ 1832 में, जहां शुरुआत 200 पारसियों से हुई, जिसमें अगले ही दिन हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के लोगों ने भी उनका साथ दिया, और ये भीड़ 200 से 500 लोगों तक हो गई, क्योंकि पारसीज कुत्तों को धार्मिक रूप से काफी पवित्र मानते हैं, इसलिए ये सब होना उन्हें मंजूर नहीं था। और जब उनकी बात इतने से भी नहीं मानी गई, तो पारसी बिजनेसमैन ने ब्रिटिशों तक आने वाली रोजमर्रा की हर सुविधा बंद करवा दी और पैदल मार्च करते ये लोग बॉम्बे फोर्ट तक चल पड़े, जहां मामला इतना गर्म हो गया कि ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश गैरिसन द्वारा इस दंगे को रोकना पड़ा, जिसके नतीजे के रूप में कई लोग अरेस्ट हुए। पर पारसीज अब भी अपनी शर्त पर ही अड़े हुए थे कि कुत्तों को जान से मारना बंद करो, जिससे ब्रिटिश सरकार को हार मानकर वो डॉग मैसेकर बंद करना पड़ा और उनको बॉम्बे की हदों के बाहर जिंदा छोड़ना पड़ा। पर एक सवाल यहाँ उठता है, क्यों आज की तारीख में भी ये जानकारी छुपी हुई है? इस घटना ने ये साबित कर दिया कि समाज में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जानवरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है, और आज भी हमें वही कंपैशन, वही ह्यूमैनिटी दिखाने की ज़रूरत है। तो फिर क्यों आज इन्हीं स्ट्रे डॉग्स को 2 वक्त का खाना और रहने की थोड़ी सी जगह देने के लिए भी हम 10 बार सोचते हैं? पर जो लोग इन बेजुबानों की सेवा करते हैं, उन्हें हम अपना और समाज का दुश्मन क्यों समझते हैं, जबकि इस सब की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। भारत सरकार चाहे तो नेदरलैंड्स और भूटान जैसे देशों से इंस्पायर होकर अपने देश को स्ट्रे डॉग से मुक्त कर सकता है, उन्हें यूथनाइज या मार कर नहीं, बल्कि वो स्टेप्स लेकर जो इन देशों ने लिए हैं, जिनमें से पहला स्टेप है CNVR, कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न, जहां पर नेदरलैंड्स ने स्ट्रे डॉग्स की पहचान को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और सच बताऊं तो स्ट्रे डॉग कभी मेनेस थे ही नहीं, इन्हें तो मेनेस लगातार मिलने वाली नेगेटिव पब्लिसिटी और कुछ हेटर्स द्वारा फैलाई गई हेट ने बनाया। अब एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, आपने पिछले 1 साल में कुत्तों के आतंक के ऊपर कितनी वीडियोस देखी हैं? फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ मीडिया। अब आप कहेंगे 100 से भी ज़्यादा।
पर क्या इन्हीं न्यूज़ मीडिया के चैनल्स पर आपको कभी ये बताया गया है कि गाजियाबाद के एक 30 साल के आदमी ने एक फीमेल डॉग के साथ ये किया था? पर आजकल के युवा, स्पेशली जेनजी, उन्हें तो ये सब करके बहुत मज़ा आता है। और इतना ही नहीं, रिसेंटली मुंबई में एक स्ट्रे डॉग ने ही एक लड़की की जान और इज्जत दोनों बचाई थी, जैसे कि आप इस आर्टिकल में पढ़ भी सकते हैं। पर ये तो रोज़मर्रा के किस्सों में से सिर्फ 2-3 ही होंगे। ढूंढोगे तो ऐसी हज़ारों वीडियोस और कुछ आर्टिकल्स भी मिल ही जाएंगे, जिससे ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि स्ट्रे डॉग्स हमेशा कल्प्रिट नहीं, विक्टिम भी होते हैं। एंड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर कंपेल्ड टू बिकम द कल्प्रिट। और जो भी आर्टिकल्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो इससे ये तो साबित होता है कि आवारा कुत्ते इतने भी बुरे नहीं होते कि इनसे दोस्ती ना की जा सके। अब मैं आपको अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूटी लेकर अपने घर से मार्केट जाती थी, तो रास्ते में 2 स्ट्रे डॉग्स हमेशा मेरी स्कूटी के पीछे भागते थे। इन सिंपल वर्ड्स वो मुझे चेज करते थे और मुझे लगता था कि इन्होंने तो मुझे अब काटा तब काटा, बट मैं बार बार बच जाती थी। फिर एक दिन मैं बिना स्कूटी के उनके पास गई और उन्हें कुछ बिस्किट खिलाए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा पूंछ हिलाने लगे जैसे कि वो मुझे थैंक्स बोल रहे हो। फिर अगले ही दिन जब मैं स्कूटी लेकर गई तो उन डॉग्स ने मुझे पहचान लिया और फिर से पूंछ हिलाने लग गए। इस बार उन्होंने मुझे चेज भी नहीं किया और ऐसे करते करते मेरा सारा डर भी निकल गया। अब इस इंसिडेंट से ये तो क्लियर हो गया कि कुत्ते मेरे पीछे नहीं, मेरी स्कूटी के पीछे भागते थे और साथ में मैंने उनसे दोस्ती भी कर ली थी। और अगर 10-20 रुपए खर्च कर हम अपना रास्ता आसान कर सकती हैं तो क्यों ना करें। मेरी बात का यकीन नहीं तो खुद ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए। जो कुत्ते रोज आपके पीछे भागते हैं, या तो आपको उनसे डर लगता है या मजबूरन आपको पत्थर उठाना पड़ता है कि कुत्ता पीछे पड़े और हम अपने आप को डिफेंड करें। क्यों, सही बोला ना, ऐसे ही होता है ना। अब इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है बचपन में। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं भी अपने बचपन में करती थी, क्योंकि सोसाइटी हमें यही सिखाती है। जब मैं स्कूल से घर जाती थी तो रास्ते में खाली प्लॉट आता था जिसमें अक्सर स्ट्रे डॉग्स घूमते थे और मुझे हमेशा इसी बात का डर लगता था, क्योंकि मैं बच्ची थी 8-9 साल की, तो डर लगा रहता था कि ये कुत्ते कहीं मुझे काट ना ले। क्योंकि हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते थे, जो हमारा समाज होता था, वो यही बताता था कि कुत्ता है तो काटेगा ही। तो मैं हमेशा अपने हाथ से भी बड़ा पत्थर लेके रखती थी कि कुत्ता अगर पास आया तो पत्थर मार के भाग जाऊंगी, जो कि ये सीख पूरे तरीके से गलत थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ABC रूल्स जो थे वो 2001 में आ गए थे, तो क्यों ABC रूल्स 2001 में आने के बाद भी सभी कुत्तों को आज तक 2024 चल रहा है, आज तक स्टेरलाइज और वैक्सीनेट क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पर आता है एक लूपहोल, जो कि हमारे देश के स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा है। तो इस प्रोग्राम के तहत हजारों और मे बी लाखों कुत्तों को हर साल स्टेरलाइज किया जाता है पूरे भारत में, और साथ में एक रेबीज वैक्सीनेशन भी दी जाती है। पर जैसे कि इन डॉग्स का स्टेरलाइजेशन एक बार होता है, वैसे ही इन्हें रेबीज का वैक्सीनेशन भी एक बार ही लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गली का कुत्ता है जो कि 2 साल का है, उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले स्टेरलाइजेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन के साथ ही उसे रेबीज वैक्सीनेशन भी दे दी। पर बाकी के साल क्या इस कुत्ते को फिर से रेबीज वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। पर क्योंकि उसका ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ना तो उसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला ऑपरेशन के लिए लेके जाएगा और ना ही उसे वैक्सीनेशन मिलेगी। अब इस तरीके से वो कुत्ता अगर 8-10 सालों के लिए भी जीता है तो वो 8-10 सालों के लिए अनवैक्सीनेटेड ही रह जाएगा, और इसी कारण से उसे रेबीज जैसी भयंकर और पीड़ाजनक बीमारी होने के चांसेस हमेशा हाई रहेंगे। और अगर उसे रेबीज हो गया तो वो जिसे काटेगा, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। और अगर वो इंसान या जानवर सही तरीके से वैक्सीनेट नहीं हुए और प्रिकॉशन नहीं ली तो इस बीमारी के चलते उनका मरना भी तय हो जाता है। पर इस सब में उस बेचारे गली के कुत्ते का क्या ही दोष था? उसे इतनी समझ होती या वो इतना केपेबल होता तो वो खुद जाकर अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवा लेता, जिसके साथ साथ सबसे पहले अपने आप को और साथ में कई लोगों की भी जान बचा पाता। बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ठहरा एक कुत्ता, ना कि इंसान। पर क्योंकि हम हर बात का जिम्मेदार सरकार को नहीं ठहरा सकते, इसलिए कुछ काम हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद भी करने चाहिए। जैसे कि स्ट्रे डॉग्स की समस्या, जो कि कभी समस्या थी ही नहीं, बल्कि कुछ न्यूज चैनल्स जो कि अपनी TRP बढ़ाने के लिए हमेशा इन बेजुबानों को टारगेट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि बिना बात के ही इन बेजुबानों से नफरत करते हैं।
उन्होंने इन स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे को बड़ा बना दिया है, जबकि असली समस्या जिससे भारत का हर आम आदमी पीड़ित है वो है बेरोजगारी, महंगाई और विमेन सेफ्टी, जिसके ऊपर ना तो सरकार कुछ कर रही है, ऊपर से कुत्तों की नेगेटिव पब्लिसिटी करके इन समस्याओं से लोगों का ध्यान डॉग्स की तरफ जरूर डाइवर्ट कर रही है, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो। तो जो लोग पशु प्रेमी हैं और जो लोग पशु प्रेमी नहीं हैं, वो इसी बात के कारण आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और कुछ मतलबी नेता इसी लड़ाई में अपनी वोटों के लिए राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिना किसी हिंसा, बिना किसी जानवर की जान लिए हम कैसे इस स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है कम्युनिटी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये काम कैसे करता है? स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइजेशन के जरिए धीरे धीरे कम करना काफी असरदार और ह्यूमन वे माना गया है। वैक्सीनेटेड और न्यूटर डॉग कम अग्रेसिव होते हैं और अपनी टेरिटरी को अनवैक्सीनेटेड और अनन्यूटर्ड डॉग से बचाते हैं, जो कि ओवर पॉपुलेशन को रोकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? सरकार और एनजीओस बड़े पैमाने पर स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स चला सकते हैं, जिसमें लोकल कम्युनिटीज का भी साथ हो। हर स्ट्रे डॉग को टैग, वैक्सीनेट और स्टरलाइज किया जाए, जिससे एक स्टेबल और हार्म फ्री डॉग पॉपुलेशन बन सके। मेथड नंबर 2, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ज्यादातर प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण होती है, क्योंकि लोगों को स्ट्रे डॉग से या आवारा कुत्तों से डर लगता है और वो उनका बिहेवियर समझ ही नहीं पाते हैं। पब्लिक को डॉग के बिहेवियर के बारे में सिखाना और उनसे कैसे इंटरैक्ट करना है, ये बहुत जरूरी होता है और ये काम भी करता है। साथ ही में ये कोएग्जिस्टेंस को भी इजी बना देता है। बट ये प्रोग्राम चलेगा कहाँ? स्कूल्स, ऑफिसेज और कम्युनिटीज में। यहाँ पर एजुकेशनल कैंपेन्स हमें शुरू करने चाहिए, जिसमें लोगों को बताया जाए कि स्ट्रे डॉग्स के साथ कैसे सुरक्षित और इंसानी तरीके से पेश आना चाहिए। इसे स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड डॉग्स के साथ जीने का फायदा हमें समझ में आता है। इसी तरीके की एक संस्था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, जिसका नाम है द ह्यूमेन सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंडिया में भी चलाती है। बट इसका स्केल अभी काफी छोटा है, बट सिर्फ स्केल छोटा है, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये काफी इफेक्टिव मेथड है बच्चों को डॉग्स और एनिमल बिहेवियर के बारे में सिखाने के लिए। मेथड नंबर 3, अर्ली रेबीज डिटेक्शन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स। रेबीज एक बड़ी चिंता का विषय है, जो कि स्ट्रे डॉग्स का डर पैदा करती है। जल्दी से रेबीज का पता लगाना और वैक्सीनेशन का फायदा सबको सुरक्षित रखता है, चाहे वो डॉग्स हो या इंसान। स्ट्रे डॉग्स के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स बनाने चाहिए और बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव्स हर साल करने चाहिए, जिससे रेबीज का फैलाव रोका जा सके। और वैक्सीनेटेड डॉग्स को टैग करना चाहिए ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि कौन से डॉग्स वैक्सीनेटेड और स्टरलाइज्ड है और कौन से नहीं। मेथड नंबर 4, सरकार और एनजीओस के साथ सहयोग। जब लोकल गवर्नमेंट और एनजीओस मिलकर काम करते हैं तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होता है और स्ट्रे पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान हो जाता है। ये एक कम्युनिटी ड्रिवन सोल्यूशन बनता है जो कि लंबे समय तक चल सकता है। लोकल गवर्नमेंट, एनजीओस और कम्युनिटीज को आपस में पार्टनरशिप बनानी चाहिए ताकि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, अडॉप्शन ड्राइव्स, फीडिंग जोन्स और एजुकेशनल आउटरीच के लिए रिसोर्सेस इकट्ठा किए जा सके। और अब आता है हमारा लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन मेथड, जो कि है स्ट्रे डॉग्स और पपीज को पेट की तरह अडॉप्ट करना। यस, हमें लोकल अडॉप्शंस को इनकरेज करना चाहिए। साथ में स्ट्रे डॉग्स की संख्या भी इस तरीके से कम होती है और वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप को प्रमोट करने से स्ट्रे डॉग्स को घर मिलता है, जो कि उनकी स्ट्रीट पॉपुलेशन को कम करता है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर सड़क के कुत्तों को घर में पेट की तरह पाल लिया जाए तो कुत्तों के लिए आवारा होना या बनना कोई ऐसी स्थिति रहेगी ही नहीं। और सरकार को भी इंडियन ब्रीड अडॉप्ट करने पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव जरूर देने चाहिए, जैसे कि फ्री वैक्सीनेशन, नो ट्रैवल फेयर फॉर इंडियन डॉग एटसेट्रा। और जो लोग फोर्स ब्रीडिंग से ब्रीड डॉग खरीदते हैं उन लोगों पर जरूर टैक्स लगाना चाहिए, जिससे फॉरेन ब्रीड नहीं बल्कि इंडियन ब्रीड्स को पेट के रूप में पाला जाए। कुछ ऐसे ही रूल्स लागू करके नेदरलैंड्स आज फर्स्ट कंट्री विच इज स्ट्रे डॉग फ्री के टाइटल से जाना जाता है। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का ये वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको मेरा कोई पॉइंट पसंद आया हो या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो और आपको वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने डॉग लवर्स और नॉन डॉग लवर्स फ्रेंड्स के साथ या जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।